8 की फाइट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन देश के दो प्रमुख राज्यों में मतदान संपन्न हो चुका है। मतगणना होनी बाकी। दोनों राज्यों की जनता को 8 अक्टूबर को आने वाले चुनावी नतीजों का इंतजार है। मंगलवार को नतीजे आएंगे, 8 अक्टूबर की वो तारीख। लेकिन कुछ देर पहले एग्जिट पोल आए। एग्जिट पोल की तस्वीर सामने आई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में जो कांग्रेस के साथ है, कड़ी टक्कर नजर आ रही है। निर्दलीय यहां निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। और इधर हरियाणा में भी 90 सीटों के एग्जिट पोल्स आज सामने आए हैं, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी को सत्ता छोड़नी पड़ सकती है। अनुमानों से, एग्जिट पोल से साफ लग रहा है कि सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ी। हरियाणा में वोटिंग रही जोरदार। एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार। जम्मू कश्मीर में लड़ाई दिख रही कांटेदार। निर्दलीय करेंगे बेड़ा पार। आठ अक्टूबर, नतीजे पर नजर। तो नतीजों पर तो नजर सबकी है, लेकिन एग्जिट पोल पर भी सबकी नजर रही, अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। कितने सटीक बैठते हैं ये एग्जिट पोल, क्या तस्वीर होगी बिल्कुल एग्जिट पोल के मार्फत ही एग्जिट पोल के जरिए ये तब्दील होगी। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के पैनल के साथ। हमारे साथ फिलहाल अपूर्वा सिंह, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, जुड़ चुकी हैं। अपूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम। जम्मू कश्मीर में सरकार बन नहीं रही और हरियाणा में सरकार बिगड़ रही है। रविंद्र जी, देखिए, जो आज आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो जनमत का आकलन है, वो जनादेश नहीं है। जनादेश आएगा 8 तारीख को। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जनमत का जो आकलन होता है वो इतना साइलेंट होता है, इतना अंडर करंट में होता है कि एग्जिट पोल्स उनको एग्जैक्टली नहीं भाप पाते। अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताऊं तो 2023 के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को क्लीन मेजोरिटी से दिखाया गया था, मगर हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। अगर मैं 2017 का एग्जाम्पल दूं तो यूपी के अंदर कहा गया था कि हंग पार्लियामेंट की स्थिति होगी, मगर बीजेपी वहां थंपिंग मेजोरिटी के साथ में लौटी। जहां तक कि 2014 की लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो कहा गया था कि एनडीए अलायंस जो है वो मेजॉरिटी पर नहीं आ पाएगा, मगर 336 सीट्स के साथ में वो पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी का पूर्ण बहुमत था और एनडीए को 336 सीट्स मिली। तो एग्जिट पोल्स का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जनता का ये मत हो सकता है, मगर ये जनता का आदेश नहीं है। तो आदेश आने तक 8 तारीख तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। जहां तक कि आप बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, मैं विगत पिछले 1 महीने से मैं स्वयं जम्मू में ही उपस्थित थी। मैंने वहां जनता के चेहरे पर खुशी देखी है, मैंने वहां जनता की आंखों में सुरक्षा का भाव देखा है। मैं कैसे उन आंखों की भावनाओं को नकार दूं, मैं कैसे उनके उन स्वप्नों को नकार दूं जो धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं। मैं कैसे 10 सालों में उन्होंने किस सुरक्षित एनवायरनमेंट के अंदर अपने बच्चों को पलते हुए देखा है, अपने घर वालों को सुरक्षित देखा है। एग्जिट पोल जो अनुमान बीजेपी का था 400 पार का, तीसरी बार 25 की 25 सीटों की हैट्रिक का, वो भी तो सटीक नहीं बैठा था। रविंद्र जी, देखिए वो भी जनमत था, मगर देखिए जनादेश उससे बहुत ज्यादा विपरीत नहीं आया। आज भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है, आज भी एनडीए की ही सरकार है। तो जनता का जो आप जनादेश दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे आप मान लीजिए उसके अंदर, मगर मैं उसको कैसे नकार सकती हूँ जिसको मैं प्रत्यक्ष देखकर आई हूँ। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार
भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही है ये मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि उन आंखों की गवाही मैंने देखी है, उन आंखों की बानगी मैंने देखी है, मैं उनको नकार नहीं सकती। जहां तक बात हरियाणा की रही, तो देखिए हरियाणा के अंदर लोगों का एक बेसिक टेम्परामेंट है, और वो आज से नहीं है, वो बहुत वर्ष पहले से है। डिकेड्स बदल गई है पर वो टेम्परामेंट नहीं बदला। अगर हम बात करें 2004 से 2014 तक, तो देखिए केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार थी, तो हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस को क्लीन मेजॉरिटी मिली। 2014 के बाद में उपरांत आप देखेंगे कि केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हरियाणा वासियों ने हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया। और इस बार भी 2024 के लोकसभा के आम चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जो है वो बनी है केंद्र के अंदर, और वही मैंडेट जो है वो हरियाणा के अंदर पुनः मिलेगा। अभी ठीक है, ये जनमत है, मैं इसका आदर करती हूं, मैं इसको नकार नहीं रही हूं, मगर मैं कह रही हूं कि इसके अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं छुपी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो आप देखेंगे। दिल्ली से हरियाणा बहुत दूर नहीं है रविंद्र जी। और वरुण पुरोहित जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं वरुण पुरोहित जी को जोड़ने का। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी, तो रविंद्र जी, दिल्ली से हरियाणा जो है वो बहुत दूर नहीं है, और दिल्ली से जो विकास की रोड्स या विकास का जो रोड मैप हरियाणा तक विगत 10 वर्षों में पहुंचा है, उससे वहां की जनता में एक खासी जो है वो खुशी नजर आती है। मैं भी कई चैनल्स के ऊपर अभी विवरण देख रही थी, कई तरीके की बातें इसमें आई, इस पे बात आई, जवान, किसान और पहलवान की भी बात यहाँ पर आई। मगर आप लोकसभा चुनावों के अंदर भी देखिए, हमने 10 में से 5 सीटें वहां पे ली और अच्छे मैंडेट के साथ में ली। तो इस तरीके से जिस तरीके का आकलन अभी आपका 9 सीटें थी पिछली बार, लेकिन वो 4 सीटें तो आपने गंवा, आधी सीटें तो गंवा दी ना हरियाणा में। ठीक है, इतनी पर देखिए 50% स्टिल आर विद अस। 10 सीटों में से अगर 5 सीटें हैं तो 50% आज भी हमारे साथ है। भरा देखें कि आधा गिलास खाली देखें, दिखा रहे हैं, पर जनता का जो मैंडेट है वो हमारे साथ में है। हाँ। अगर जनता हमसे नाराज होती या जनता के अंदर कोई एंटी इनकम्बेंसी की भावना होती, क्योंकि ये जो तीनों ही विषय हैं वो केंद्र के विषय थे, तो ये नाराजगी लोकसभा इलेक्शन में भी अच्छी खासी देखने को मिलती। मगर ठीक है, थोड़े बहुत अंतर के अंदर आज भी वहां पे 50% मैंडेट पे हम लोग हैं, और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा के अंदर विकास की लहर और जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा एज वेल एज विकास की लहर जो है वो फिर से बहेगी, लहराएगी, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत निरंजन जी आपका। जो चुनाव जिस तरीके से प्रचार हुआ, वोटिंग हुई 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में, 1 चरण में हरियाणा में, एक एक करके जरा बताइए जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये कितने एग्जैक्ट आपको नजर आ रहे हैं जिस तरीके से ये चुनाव घटा है, और 8 अक्टूबर को कैसी तस्वीर रह सकती है? देखिए रविंद्र जी, मैं सबसे पहले हरियाणा की बात करूंगा। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर अपोजिशन ने 3 मुद्दे प्रमुखता से जो उठाए थे, पहला मुद्दा जवान, किसान और पहलवान। अब जो मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि अगर हम बात करें किसान की, तो एमएसपी की गारंटी और ये जो मुद्दा था ये केंद्र के अधीन था, यानी कि केंद्र सरकार का था। दूसरा हम बात करें अग्निवीर की यानी कि जवान की, तो वो भी केंद्र की योजना है। तीसरी बात करें हम पहलवान की, तो वो भी सारा का सारा दिल्ली केंद्रित था, यानी कि दिल्ली में सारा धरना प्रदर्शन हुआ, और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए उसके अंदर भी आप केंद्र को ही केंद्र में रख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से अभी 3 महीने पहले चुनाव हुए हैं 2024 के, और वहां पे भी अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें यानी कि 10 में से 5 सीटें मिली, ठीक कहा आपकी बात, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लूज करी, लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात करेंगे तो वोट प्रतिशत लगभग समान है, केवल 2% वोटों का फर्क है, यानी कि दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर केंद्र सरकार की सारी योजनाएं थी, जनता का गुस्सा अगर केंद्र सरकार से था, उसके बावजूद भी अगर जनता ने मान लीजिए वहां पे कांग्रेस के बराबर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो अब ऐसा और क्या नाराजगी हो गई राज्य सरकार के साथ कि वहां पे सुपड़ा साफ? पहली बात। दूसरी बात, इसी पहली बात में मैं आपके एक काउंटर सवाल मेरा आ रहा है निरंजन जी, ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से ही, उनके गठबंधन की तरफ से ही कहा जाता है ना कि डबल इंजन की सरकार बनाइए या डबल इंजन की सरकार को रिपीट कीजिए। अब डबल इंजन की सरकार अगर है और डबल इंजन की सरकार केंद्र से योजनाएं नहीं ला पा रही है, केंद्र के अंतर्गत उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीजें आती हैं वो राज्य को नहीं दिला पा रही है, देश को नहीं दिला पा रही है, तो सवाल तो उठेंगे ना, फिर राज्य सरकार से नाराजगी हो सकती है नहीं हो सकती है?
नहीं, निश्चित रूप से देखिए 10 वर्ष की जब सरकार होती है, जनता की अपेक्षाएं उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी बात एक और मैं कहूं आपको रविंद्र जी, जिस तरीके से 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 के चुनाव के अंदर जब हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो वहां भारतीय जनता पार्टी की लगभग 7 सीटें घट गई, यानी कि अल्पमत की सरकार हो गई। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो 15 सीटों से 30 सीटों पे चली गई। तो इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि रही कि जैसे कहा जाता है ना कि आवाजें जनता और नगाड़ाए खुदा, तो उस तरीके से जनता की आवाज को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मेरे हिसाब दरकिनार किया। एग्जिट पोल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, देखिए एग्जिट पोल अभी तक मैंने देखे नहीं। वास्तविकता ये थी कि हरियाणा में 58, कांग्रेस को, बीजेपी को 24, हाँ, जेजेपी 2, INLD 2, आम आदमी पार्टी सुपड़ा साफ। देखिए मेरा ये मानना है रविंद्र जी कि जिस तरीके से अभी हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ है, ना तो मुझे वहां पे ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत बड़ी लहर है या भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत करके आ रही हो, ना मुझे ऐसा लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हरियाणा के जो 8 तारीख को परिणाम आएंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि एक विशेष परिणाम ऐतिहासिक रूप से हरियाणा के अंदर इस बार निर्दलियों की और साथ में इनेलो की मैं बोल रहा हूं कि अच्छी संख्या आएगी और इस बार हरियाणा के अंदर निर्दलीय सरकार बनाएंगे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बनाते हैं या कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाते हैं ये मैं नहीं कह सकता। बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो सीटों का अंतर है वो 1-2-4 सीटों का अंतर है, बाकी मेरे हिसाब से वहां पे दोनों पार्टियां लगभग समझ लीजिए समान परिस्थिति पे है। हां, यह बात मैं जरूर कह सकता हूं कि आज के 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी और एक परसेप्शन बन रहा था कि कांग्रेस अगर उस दिन चुनाव होता तो कांग्रेस 60 प्लस हो सकती थी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नीचे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पे अपना चुनाव गंवाया है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव बनाया है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से संघर्ष कड़ा होगा और निर्दलियों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि देखिए हम एग्जिट पोल करते हैं, सर्वे करते हैं, उसके अंदर रविंद्र जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा मुखर होता है। कि कहीं पे भी देख लीजिए आप, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर भी जब विधानसभा के चुनाव हुए या महाराष्ट्र के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव हुए या छत्तीसगढ़ के अंदर भी चुनाव हुए, तो उस समय एक ऐसा माहौल, एक ऐसा परसेप्शन बना दिया गया था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर तो बनी नहीं रही है, यानी कि वहां तो जैसे कहा गया था कि भाई राज नहीं रिवाज बदलेगा, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर तो सारे के सारे कंफर्म मान के चल रहे थे जैसे आज हरियाणा की स्थिति है। लेकिन मैं इसका मूल्यांकन ये कहता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा की बात करें तो वहां पे एक कम्युनिटी, जिस तरीके से हुड्डा जी को कमान दी गई, तो एक कम्युनिटी ज्यादा मुखर है। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर है। लेकिन हां, यहां पे ये चीज मैं मानता हूं कि जिस तरीके से पिछली बार से थोड़ा सा अभी ये कल वोटर टर्नआउट के अंदर अगर कुछ परिवर्तन हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज का जो आंकड़ा है कि 61-62% वोट का जो आंकड़ा आ रहा है 6 बजे तक का, अगर मान लीजिए वही आंकड़ा रहता है तो ये जो वोट प्रतिशत गिरना है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा घातक या डैमेज कर सकता है। किसी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे से नहीं, ये अपूर्वा जी से। अपूर्वा जी, किसी की सहयोग की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? पिछली बार तो पड़ी थी जेजेपी की। देखिए, जनता ने 10 वर्ष तक विकास की धारा को देखा है। पिछले विगत 5 वर्षों के अंदर भी जिस प्रकार का विकास वहां पहुंचा है उससे भी वो वाकिफ है। तो हमारा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। नहीं, मतलब गठबंधन की बनेगी, पोस्ट पोल अलायंस बनेगा या बीजेपी अपने दम पे बनाएगी? बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा का मतलब है बीजेपी ही सरकार बनाएगी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही रहेंगे या फिर खट्टर साहब आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो विकास की धारा का सैनिक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। नायब सिंह सैनी जी जो हमारे आदरणीय वहां मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 6 महीने हरियाणा के लिए विकास की धारा से जोड़ने के लिए बहुत अथक प्रयास किए हैं। तो आगे जो भी निर्णय होगा वो केंद्र लेगा,
मगर हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री की दौड़ जो है वो बहुत मायने नहीं रखती। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। बताइए पोद्दार साहब, बीजेपी में तो कोई मायने नहीं रखता मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन है कौन नहीं है, यहाँ तो झगड़ा ही नहीं समझ में आ रहा है। अशोक तंवर और पहुंच गए रातों रात। देखिए दिन में दिन देखिए रविंद्र जी, राजनीतिक के प्रवक्ता हैं तो वो अपनी पार्टी का उसी हिसाब से पक्ष रखेंगे। बाकी सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी महत्वाकांक्षा होती है और वो हर व्यक्ति, आप ये समझ लीजिए, पारितोषिक के प्रयास में लगा रहता है। रही बात हरियाणा के अंदर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो अनिल विज जी तो सरेआम कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री मटेरियल हूं और मेरे को बनाना चाहिए। वो तो मतलब सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं, यानी कि उनको तो कोई बोलने में कोई कोताही नहीं। दूसरी तरफ जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जी को इन्होंने समझ लीजिए लास्ट के 6 महीने के अंदर इन्होंने कमान दी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्होंने उसको डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया और अब जो नेतृत्व है नायब सिंह सैनी जी का ही माना जा रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और ये चीज मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो अल्पमत की सरकार होगी। उसके अंदर ये अलग बात है कि वो कितने निर्दलियों को साथ ले पाते हैं, इनेलो को साथ ले पाते हैं, या किसके साथ उनका गठबंधन होता है, वो उसके बाद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं वहां नेतृत्व के अंदर भी थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, क्योंकि जो सहयोगी दल होते हैं उनकी भी अपनी एक इच्छाएं होती हैं, उनकी अपनी एक, जिसके साथ उनका समझ लीजिए सामंजस्य ज्यादा बढ़िया होता है, वो उसी को कहते हैं कि भाई आप इसको नेतृत्व दिए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ने गई थी, तो पहला हक तो उन्हीं का बनता है मुख्यमंत्री की सीट पे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अब चुनाव परिणाम के बाद में क्या परिणाम आते हैं, ये हमारा सारे के सारे, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे हमारा अनुमान हो, चाहे जो भी वहां पे विश्लेषक हैं या जो भी वहां पे राजनीतिक विद्वान है, सबका अपना अपना अनुमान है। बाकी मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ रही थी उसने बहुत अच्छा रिकवर किया, और आप ये समझ लीजिए चुनाव आते आते, यानी कि आज 5 तारीख तक कहीं ना कहीं संघर्ष वहां हरियाणा के अंदर कड़ा संघर्ष हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि एग्जिट पोल के अंदर या सर्वेज के अंदर वो आज भी वही जो पुराना, जो एक आज के 10 दिन पहले एक माहौल था, उस 1 महीने पहले एक माहौल था, वो माहौल आज एग्जिट पोल के अंदर भी अगर नजर आ रहा हो तो बात अलग है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार जो निर्दलीय हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे इसके अंदर आप जेजेपी और एएसपी की बात करें, चाहे आप इनेलो और बीएसपी की बात करें, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें, इस बार इन्होंने जिस हिसाब से निर्दलियों ने मिलकर के दोनों ही पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, जो खेल गड़बड़ाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल के अंदर भी उस चीज का, वो चीज आपको रिफ्लेक्शन होती हुई दिखाई देगी। 8 तारीख की बात कर रहा हूं, जब परिणाम आएंगे तब। अपूर्वा जी, आपने जिक्र किया, आपने कहा कि मैं खुद पिछले काफी वक्त से जम्मू कश्मीर में ही पार्टी के कार्य को देख रही थी, अपनी तरफ से अपनी भूमिका अदा कर रही थी। मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा हरियाणा में भी स्टार प्रचारक के तौर पर गए, जम्मू कश्मीर में भी गए। उन्होंने भी अपनी तरीके से ये आश्वासन दिया या वो आश्वस्त नजर आए कि दोनों ही जगहों पर जनता बीजेपी को चुनने वाली है। क्या मुद्दे आपको जम्मू कश्मीर में नजर आए? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुद्दे थे वो बहुत स्पष्ट मुद्दे थे। वहां की जनता सिर्फ सुरक्षा चाहती है, वहां की आवाम सुरक्षात्मक माहौल के अंदर अपने बच्चों का विकास चाहती है। वहां की जो जनता है वो पिछले, जब से मैं सुनती हूँ भारत आजाद हुआ, और मेरा जो एरिया था वो संयोगवश बॉर्डर से सटा हुआ एरिया था, वहां के लोगों की पीड़ा थी। कहते हैं यहाँ पे बंदूकों के धमाके कब हो जाए, कब बम के धमाके हो जाए, हमारी रूह कांपती थी। 10 वर्षों से ये माहौल है कि यहाँ पर पहले एक गोली चलकर आती थी तो हमारे यहाँ दिल्ली तक मैसेज जाता था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मगर जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि सामने से एक गोली आती है तो तब तक गोली चलाओ जब तक पाकिस्तान की तरफ से सफेद झंडा ऊपर ना उठ जाए। और जिस दिन वहां के सुरक्षा बलों के पास में ये अथॉरिटी पहुंची, हमारी बॉर्डर सुरक्षित हुए। बॉर्डर सुरक्षित हुए तो जनता सुरक्षित हुई। वहां के लोगों को अब उन कैंप्स में नहीं रहना पड़ता जहां वो रेस्क्यू हुआ करते थे। 370 धारा हटने के बाद में वहां के लोगों के ऊपर जो खुशी की लहर है, वहां के लोगों को आप देखिए, वहां पे आईआईटी आया, वहां पे एम्स आया, वहां पे आईआईएम आया। जिस जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि उनके बच्चे आईआईटी या आईआईएम में दाखिला ले सकते हैं, जिन्होंने कभी एम्स के अंदर इलाज कराने की कल्पना नहीं समझी थी, वो लोग आने लगे। इमीडिएटली इन 10 वर्षों के अंदर आप देखेंगे तो इतना वहां पे परिवर्तन हुआ है। वहां पे पहले जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हुआ करती थी, वहां पे 80 से 90% तक लोग पर्ची से जो है वो सिलेक्ट होते थे, मगर अब वहां पे बहुत ही
फेयर एंड फ्री रिक्रूटमेंट्स होने लगे हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों के, पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। आप देखिए 24 घंटे में से 18-18 घंटे वहां पे लोग अंधेरे में रहा करते थे, मगर अब वहां पे लोगों को बिजली मिलने लगी है। लोगों को अनुभव होने लगा है कि हम वापस से एक मुख्य धारा के अंदर जुड़े, और पहली बार उनको ऐसा अनुभव हुआ है। तो मुझे लगता है ये ऐसे मुद्दे थे कि जिसकी वजह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसी मजबूत लहर है। मुझे पता नहीं क्यों आपके एग्जिट पोल्स के अंदर वो आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर जिस दिन 8 तारीख को ये जो आपके एग्जिट पोल्स है परिणामों में परिणत होने लगेंगे, तो एक तस्वीर है, एक अनुमान है, और इन अनुमान के तहत ही अगर हम देखें जम्मू कश्मीर का हाल, तो बीजेपी को 29 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और रविंद्र जी वहां पे मैं आपको एक और वहां का एक चीज इंसिडेंट्स आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। वहां पे पहले जो है वो दरबार शिफ्टिंग होती थी, लोगों के काम फंस जाते थे। अगर दरबार श्रीनगर चला गया तो काम फंस गए, दरबार इधर आ गया तो उधर के लोगों के काम फंस गए। अब लोगों के अंदर ये धारणा खत्म हो गई है, धीरे धीरे उनको डेवलपमेंट मिलने लगा है, लोगों को पेंशन मिलने लगी है, लोगों को आयुष्मान कार्ड से वहां पे इलाज मिलने लगा है, वहां की माताओं और बहनों को सुरक्षा मिलने लगी है, पेंशन मिलती है। आप बताइए वहां की महिलाओं को आयुष्मान कार्ड के बाद में लोगों को अपनी खेतों की जमीन को नीलाम नहीं करना पड़ता, गिरवी नहीं रखना पड़ता। वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि हमें आज कुछ भी हो जाए, मोदी जी का कार्ड है, वहां पे प्रचलन है, मोदी जी का कार्ड है, 5 लाख का इलाज हमारा ऐसे ही हो जाता है। तो वो जब मैंने वहां के लोगों को हमारे तरीके से आत्मसात होते देखा, वो विश्वास सुरक्षा का जब उनकी आंखों में देखा, तो मैं आपको सही बता रही हूं, जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था ना कि कश्मीर वापस से अमन और चैन, जिसको कहा जाता था कि स्वर्ग कहां है, तो कहते थे अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। सच में अब वो कश्मीर और वो जम्मू स्वर्ग बनने लगा है। निरंजन पोद्दार जी, क्या आपको भी लग रहा है कि जो भरोसा बीजेपी को है जम्मू कश्मीर में इतिहास बनने वाला है, भले ही ये एग्जिट पोल पूरी तरह से वो तस्वीर ना दिखा रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी का भरोसा एक तरह से कहें कि पूरी तरह से सार्थक होगा? देखिए रविंद्र जी, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पे खोने के लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अगर हम 2 भागों में बांटे, एक जम्मू संभाग और एक कश्मीर वैली की बात करें, तो वहां पे आप ये समझ लीजिए जो 6-7 जिले हैं, वहां पे एक जिसको कहते हैं थोड़ी सा मजहबी पुट ज़्यादा है। वो पत्रकारों ने भी जिस तरीके से कवर किया, सबने दिखाया है कि कहीं ना कहीं जो एक पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी यानी कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती है, और एक जो 6-7 जिले हैं वो बिल्कुल इस्लाम से समझ लीजिए प्रभावित जिले हैं। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू के अंदर तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेके जाती रही है, और इस बार भी अच्छी बढ़त लेकर के मेरे हिसाब से जाएगी। लेकिन कश्मीर की बात करें तो 17-18 सीटों के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 52 में से 17-18 सीटों पे तो अपने कैंडिडेट ही नहीं दिए थे। हाँ, ये अलग बात है कि 47 कश्मीर में हो गई सीटें और 43 जम्मू में हो गई, 47। हाँ, 17-18 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे हिसाब से कश्मीर अंचल के अंदर अपने कैंडिडेट नहीं दिए। हाँ, यहाँ ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने एनसी और कांग्रेस का वहां खेल बिगाड़ने के लिए जो निर्दलियों को, या यूं कहें कि जो छोटी छोटी पार्टियां वहां लोकल की जो हैं, और वो निर्दलीय दिख भी रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, 22 सीटें हासिल करते हुए एग्जिट पोल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के मामले में मुझे एक प्रयोग करती हुई दिखाई दे रही है, और वो प्रयोग ये है कि वहां पे नई लीडरशिप डेवलप करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि वास्तविकता यही है कि मेरा भी ये मानना है कि कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी, तो वो वहां पे वो 3 परिवारों की, 4 परिवारों की जो राजनीति अभी तक वहां पे फलती फूलती थी, वही सबसे बड़ी समस्या थी। और आज जिस तरीके से कश्मीर वैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए वहां नई लीडरशिप डेवलप करती है, और जिस तरीके से युवाओं को वहां पे आगे बढ़ाने का, चाहे उनको बैकडोर से सपोर्ट करना या जो भी तरीका है, उस तरीके से उनकी अगर वहां पे एक समझ लीजिए उनको फेस बना रही है, तो शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करिश्मा करे कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार, जैसे आपने देखा होगा कि पीडीपी के साथ मिलकर के बनाई थी, लेकिन उससे कहीं ना कहीं गरिमा गिरी थी, उससे कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के अंदर गिरावट आई थी। लेकिन इस बार जो सरकार बने वो एक मेरे हिसाब से ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी के लिए क्षण हो। बिल्कुल, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को भी बता दें कि एक ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे ये जानने समझने की कोशिश करेंगे ये एग्जिट पोल हैं, और जब एग्जैक्ट नतीजे सामने आएंगे, नतीजे सामने आने के बाद देश की, प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। तुरंत लौट कर आते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। 8 अक्टूबर नतीजों पर।